वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 9 फरवरी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके 9 फरवरी से हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही जितना आपने पिछली बार पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, रिवाइज करते चलेंगे और क्लास बहुत छोटी रखेंगे। ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम यहाँ पर याद कर सकें। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगाया है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, माउंट एवरेस्ट या फिर 8000 यानी कोई भी ऐसी पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर या उससे अधिक है, उसके ऊपर ना अकेले चढ़ाई को लेकर के ना प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी आप अकेले वहां पर जाके ना माउंट क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, तो यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, जो अकेले लोग चले जाते हैं, ठीक है, फिर वो वापस लौट के भी नहीं आते हैं। पता चला बर्फबारी हो गई है या यहाँ पे कोई हिमस्खलन हो गया है और उसमें कोई लोग दब जा रहे हैं या कोई खाई में फिसल के गिर जा रहे हैं, तो इससे होता है क्या है ना, किसी को पता ही नहीं चलता है भाई कि वो आदमी गया कहाँ। समझ में आ रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो ये अकेले जाने के लिए बहुत खतरनाक भी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसा करने वाला नेपाल है। कौन है? नेपाल। आपको पता है ना कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल के अंदर कुछ हिस्सा फैला हुआ है और कुछ हिस्सा इसका चीन में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी नेपाल ने ऐसा किया क्यों है और अब क्या कंडीशंस है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर दो पर्वतारोही पे, ठीक है, हर दो पर्वतारोही पे एक कम से कम एक गाइड जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। मतलब दो पर्वतारोही और एक गाइड जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। आप लोगों को पता है ना, जो शेरपा लोग होते हैं, जो शेरपा जाति समूह है, वो पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए बड़ी फेमस होती है। उनको ना, जैसे वो बचपन से ही वहीं पे रहे होते हैं, तो उनके लिए ये सब बहुत मतलब नॉर्मल चीजें होती हैं। उनको पहाड़ पे चढ़ना, रास्ते पता करना, ये सब उनके लिए बहुत आम बात होती है, क्योंकि वो वहीं पे रहे हुए होते हैं। ठीक है, तो खास करके आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी दो पर्वतारोहियों पर कम से कम एक गाइड होना चाहिए, है ना, अनिवार्य होगा। और दूसरा, एकल पर्वतारोहियों को के जो ये जाते हैं ना, उनके जोखिम को कम करने के लिए और इनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। समझ में आया? अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात करें एक बार, तो यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट आपको ना एक चीज यहाँ पे नजर आएगी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर, देखिए, ये आप नेपाल का मैप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नेपाल का मैप। ये इंडिया है अपना, है ना, और इंडिया से जस्ट ऊपर की तरफ आप ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये है आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ पे आप देखेंगे ना बॉर्डर पे, तो यहाँ पे है आपका माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो चाइना के तिब्बती भाग में फैला हुआ है और बाकी यहाँ पर मुख्य रूप से आपको नेपाल में दिखेगा। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में ना इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की बात करूं तो नेपाल के अंदर इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8,848.86 मीटर। देखिए, ये 0.86 मीटर मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत सी ऑथेंटिक बुक के अंदर ना ये दिया गया है। बाकी आपके एग्जाम में जब भी पूछा गया है, आपको ना यही आंसर टिक करके आना है। रीजन क्या है कि नवीन वलित पर्वत है ना, ये नवीनतम मोड़दार पर्वत है, जो अब जिनकी ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो ये जो 0.85 मीटर जो आपको ऊंचाई बढ़ी हुई दिख रही है, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऊंचाई भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान शुरू किया गया है? तो शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, ये जो अभियान शुरू किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर आप क्या कह सकते हैं, आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ये अभियान। उद्देश्य क्या है? तो जो शतावरी है, इसके औषधीय गुणों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि इसके अंदर ना औषधीय गुणों की भरमार है ना, और इसी के लिए, यानी शतावरी के औषधीय गुणों के प्रति जो जागरूकता है उसी को बढ़ाने के लिए ये काम किसने किया है? ये अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। अच्छा, इसके पहले भी आयुष मंत्रालय ने ऐसे बहुत ही अभियान सफलतापूर्वक किए थे, जैसे गिलोय हो गया आपका, है ना, मोरिंगो हो गया, और एक आपका अश्वगंधा हो गया। इनको भी लेकर के इसने ऐसे अभियान चलाए थे जो बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे, है ना। इनके भी औषधीय गुणों को, आंवला हो गया, इनके भी औषधीय गुणों को मतलब इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयुष मंत्रालय ने पहले भी ये काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? अगर हम बात करें इबोला वैक्सीन की, तो इबोला वैक्सीन जो है इसका पहली बार जो ट्रायल किया है WHO ने, वो कहां पर किया है? युगांडा में किया है। कहां पर? तो युगांडा में शुरू किया है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अमेरिका और अर्जेंटीना याद है ना, दोनों ही WHO से बाहर निकल गए हैं। याद आया? दोनों ही WHO से क्या हो गए? बाहर निकल गए हैं। जॉर्जिया अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त हुआ है। अगर आपको याद आ रहा हो, अभी WHO ने इसको क्या किया था? मलेरिया मुक्त घोषित किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। युगांडा की बात करते हैं, उससे पहले एक बार इबोला वैक्सीन के बारे में देखिए। इबोला वैक्सीन जो है ये पहली बार ना 1976 में कांगो गणराज्य में पाया गया था। और इबोला नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इबोला नदी जो है, ध्यान रखिएगा, वहां पर मतलब उस क्षेत्र में पाया गया था, इसीलिए उस नदी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? इबोला। इबोला वायरस, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो चमगादड़ इस वायरस के ना मुख्य वाहक होते हैं, यानी इनसे ना ये फैलता है, चमगादड़ों से। और आप यहाँ पर देखिए मैप में अफ्रीकी महाद्वीप जो है, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या होती है? तो कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी है ना, इसकी कैपिटल है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रिलीज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा है? तो अभी ना एक सॉन्ग रिलीज किया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जो कि ऑफिशियल सॉन्ग है। और इस सॉन्ग का नाम है जीतो बाजी खेल के। क्या है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जीतो बाजी खेल के। अच्छा, अगर हम बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इस बार 9वां संस्करण होने वाला है 2025 में, जिसका आयोजन 19 फरवरी को शुरू हो रहा है और 9 मार्च तक चलने वाला है। इसके जो भी मैच हैं वो सब कहां पर होने वाले हैं? पाकिस्तान में होने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यूएई के अंदर भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, ठीक है। जो आयोजन कर रहा है वो पाकिस्तान आयोजन कर रहा है, लेकिन जो हमारा भारत वाला मैच है वो कहां पर होगा? यूएई में होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफिशियल सॉन्ग जो है ये देखो, ये जीतो बाजी खेल के, ये जो ऑफिशियल सॉन्ग है, आतिफ असलम को आप देख रहे होंगे, इन्होंने इस सॉन्ग को गाया है, आतिफ असलम ने। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किया है? तो लेजर हथियार जो है हेलियोस, ये अमेरिका की नौसेना ने, किसने? अमेरिका की नौसेना ने अभी इसका परीक्षण किया है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात करें यहाँ पर अगर हम हेलियोस के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा, हेलियोस जो है ये ड्रोन को खत्म करने के काम आएगा, ठीक है। किसने? अमेरिका की नौसेना जो है उसने शुरू किया है। बनाया किसने है? तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसको डेवलप किया है। हेलियोस की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलेंस। ये इसकी फुल फॉर्म है हेलियोस की, इसको ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म को, ठीक है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अभी हमारा वाला याद है आपको? भारत वाला जो लेजर हथियार है वो आपको याद आ रहा है? डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया था, याद आया? अब नहीं याद आया? दुर्गा 2 नाम से, तो याद आ गया, दुर्गा 2, ठीक है। ये हमारा अपना खुद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि जो रॉसकॉस्मोस है वो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे अपने भारत का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, है ना। अगर मैं कहूं जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा, वैसे ही अगर मैं कहूं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। और इसके जो अभी नए महानिदेशक बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? दिमित्री बकानोव का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसरो के अभी नए हेड बनाए गए हैं, आप सभी लोगों को पता है, वी नारायणन का नाम ध्यान रखिएगा। 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, नई नियुक्ति है, इसलिए याद रखना है आपको, ठीक है। तो दिमित्री बकानोव का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, रॉसकॉस्मोस की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, यानी हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, मॉस्को में इसका मुख्यालय। कहां पर? मॉस्को के अंदर। यहीं पे अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नाम क्या याद रखना है आपको? यूरी गागरिन का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे, या फिर
आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरिन का नाम आपको ध्यान रखना, जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, रूस के थे ये, ठीक है। कौन से प्लेन से गए थे, मतलब कौन से शटल से गए थे, तो वॉस्टॉक का नाम आपको ध्यान रखना है, वॉस्टॉक 1, है ना, इसी से गए थे ये। और कब गए थे, 12 अप्रैल 1961, ये सन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 1961 में गए थे 12 अप्रैल को, ये डेट पूछी गई है, ये जगह मतलब ये पूछा गया है किस यान से गए थे, और ये भी पूछा गया है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है। अभी हाल ही में ना इंदौर ने क्या कहा था कि भीख मांगना अपराध है, मांगना ही नहीं, अगर आप भीख देते हुए पकड़े गए ना तब भी 6 महीने आपको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, समझ में आया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अभी इंदौर को घोषित किया गया था, अब इंदौर के बाद जो आपका भोपाल है, ये भी मध्य प्रदेश का ही शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है, ना सिर्फ मांगना, भीख देना भी अपराध है। और ये कहां पर अभी देखने को मिला है, BNSS 2023, याद आ रहा आप लोगों को, बीएनएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंदर ये बात कही गई है। 163 के तहत आपका जो भीख लेना है और देना है वो दोनों ही क्या है, अपराध है। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो 6 माह की आपको सजा होने वाली है, यानी 6 माह आप जेल में चक्की पीसेंगे और 2500 रुपए का या तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हुआ क्यों है, ऐसा रीजन क्या है। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती थी, मैं अगर छोटा सा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो एक बार ट्रेन में सफर के दौरान मैं जा रहा था और साथ में मेरे मतलब एक ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही दिल के नेक लोग थे, ठीक है, और नेक इतने थे कि मतलब वो सामने वाले का दुख दर्द देख भी ना पाए। और ट्रेन के अंदर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ना खाना खाने के लिए मांगा, मतलब एक महिला थी, एक बच्चा था और उनका पूरा गिरोह था। और मतलब होता है ना कि भूख लगती है आदमी को तो वो पैसे मांगता है, खाना मांगता है, तो वो जो मेरे बगल में बैठा हुआ इंसान था वो खाना खा रहा था और उसने खाना मांगा, और उसने क्या किया, दयावश मतलब करुणा से भर के उसने ना उसे ना खाना दे दिया। और खाना देने के बाद क्या हुआ, उसके मुंह से ना पूरा मतलब ऐसे वो गिर गया, बेहोश हो गया, ऐसे लगा जैसे मुंह से पूरा झाग निकल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ ना कि उसे लोगों ने घेर लिया, फिर आरपीएफ की टीम भी आई और उसे ये कहा गया कि भाई इस इंसान ने इसे खाने में जहर मिला करके दे दिया है। और हुआ क्या कि जहर मिला करके देने की बात सुनने के बाद ना वो इंसान भी भाई घबरा जाता है कि भाई मैंने तो खाना दिया था, जहर तो मैंने मिलाया नहीं था। और जबकि हुआ क्या था, ये मुख्य रूप से उनकी ना चाल थी, ये रोज वैसे ही लूटते थे पब्लिक को, खाना मांग के खाते थे और फिर जहर मिलने का नाटक करते थे। और उन्हीं के द्वारा जो मतलब ट्रेन में बहुत से ऐसे लोग थे, 4-6 लोग रहते थे, पूरा गिरोह रहता था, जो क्या करता था उनको ना टॉर्चर करता था कि आपने जहर दे दिया, ये होगा पुलिस के। और उनका ना सभी कुछ क्या कर लूट लेते थे, क्या करते थे, लूट लेते थे। तो इसीलिए ना रास्ते में कभी भी आप किसी को ना खाने के लिए कुछ भी मत दीजिए, ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, ये तो मेरे सामने घटी हुई घटना थी, वहां पे मतलब एक लोकल इंसान था जिसने सपोर्ट किया और उसे वहां से उस दुविधा से निकाला और फिर समझाया भी कि आज के बाद ये काम कभी ना करना। तो आप लोगों में से भी अगर आप कभी ट्रेवल कर रहे हैं अकेले, तो ट्रेन के अंदर, बस के अंदर कभी भी किसी को कोई भी खाने की चीज मत दीजिए। ये हो सकता है आप उसके अंदर ना मतलब, हो सकता है आप तो भाई सही काम कर रहे हैं, लेकिन इंसान हर जगह आपको सही नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो इन सब चीजों से बच के रहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर के बाद भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है भोपाल में, दोनों ही आपके मध्य प्रदेश के शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, भारतीय अप्रवासियों के लिए यस बैंक और बीकन, बीकन क्या है तो आपको ध्यान रखना है, बीकन एक फाइनेंशियली सर्विसेज कंपनी है ना। इन दोनों ने मिलकर के इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है, तो ये जो इंडिया बिल पे लॉन्च किया गया है ये कनाडा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो कनाडा में जैसे एनआरआई समझते हैं ना आप, जो लोग कनाडा में जाकर के बस गए हैं, कनाडा में रहते हैं ना, तो वहां पर रह रहे हैं लेकिन आपकी फैमिली, माता पिता अगर यहाँ पर हैं या कोई रिश्तेदार यहाँ पर हैं, अगर आपको घर का बिल पे करना है या फिर लाइट का बिल पे करना है, तो आप कनाडा में रहते हुए भी भारत में कोई भी बिल पे कर सकते हैं। किसके द्वारा, इंडिया बिल पे के द्वारा आप कर सकते हैं। समझ में आया आपको। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है,
कनाडा आपका सही आंसर है। अच्छा, बात करें कनाडा की, तो ध्यान रखिएगा कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, और यहाँ की करेंसी क्या है, कनेडियन डॉलर जो है वो यहाँ की क्या है, करेंसी है, मुद्रा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको याद दिलाऊं। पहली चीज तो ये कि अभी ना कनाडा के प्रधानमंत्री जो थे, याद आ रहा आप लोगों को, इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है, पद से हट गए हैं। ये नाम क्या था, जस्टिन ट्रूडो। वहीं पे अगर मैं बात करूं दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा पूछे, अगर दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, कनाडा की है। देखिए ये जो तट रेखा यानी समुद्री जो है, देखिए ये पूरा ये जो है ना, आपको ये दिख रहा है ना, पूरा ये तट रेखा, ये पूरा तट रेखा किसका है, कनाडा का। तो विश्व की सबसे लंबी तट रेखा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, किसकी है, कनाडा की है। एक और यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है और वो क्या है, कि विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा, सीमा रेखा मतलब जो बॉर्डर होती है वो किसके बीच में है, ये कनाडा और, कनाडा देख रहे हैं, और अमेरिका, अमेरिका और कनाडा के बीच में सबसे लंबी तट रेखा है। ये तट रेखा देख रहे हैं आप, सॉरी तट रेखा नहीं, बाउंड्री लाइन की बात करें, सीमा रेखा की। नाम क्या है इस सीमा रेखा की, इसे 49th पैरेलल डिग्री का लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 49th पैरेलल लाइन कहा जाता है या फिर 49 डिग्री अक्षांश कही जाती है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में ये सीमा रेखा बनती है जो विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको यहां पर याद दिलाऊं, और वो क्या है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 में हुआ था, ओजोन परत के, जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो अभी हमने अपना एक लक्ष्य पूरा किया, टारगेट पूरा किया है, 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा क्षमता जो हमारी है। ऐसा किसने बताया है, ऐसा श्री प्रहलाद जोशी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो हमें अचीव करना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी योजना ओडिशा ने लॉन्च की है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी ओडिशा ने ना बाल विवाह को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, और जो बच्चियां हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए, और सेल्फ डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी चीजों के लिए ना एक साथ 5 योजनाएं लॉन्च की है। एक साथ 5 जो योजना है उसको लॉन्च किया है। कौन कौन सी है, निर्भया कढ़ी, मोगेल्हा जिया, कल्पना अभियान, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना। ये नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे, दरअसल ये उड़ीसा भाषा के अंदर है। तो निर्भया कढ़ी का मतलब क्या होता है, निडर कली। मोगेलिया जिया का मतलब मेरी प्यारी बेटी होती है ना, इसकी फुल फॉर्म। ये दोनों जो योजना है ये आपको ध्यान रखना है, गंजाम जिला, उड़ीसा का जो गंजाम जिला है वहां से लॉन्च किया गया है। कल्पना अभियान की बात करूं तो ये आपका ना ढेकनाल, उड़ीसा के ढेकनाल में लॉन्च किया गया है। और स्वर्ण कालिका की बात करूं तो उड़ीसा के क्योझर से लॉन्च किया गया है। और वीरांगना योजना की बात करूं तो उड़ीसा के अंदर जो देवगढ़ है ना, देवगढ़ से लॉन्च किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा में किस जगह से कौन सी योजना को लॉन्च किया गया है। तो अभी एक साथ उड़ीसा ने 5 योजनाओं को लॉन्च किया है ना। खास करके आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन इनका उद्देश्य क्या है इन योजनाओं का, समझ में आया। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था मैंने, कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर खोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश के रीवा में खोला जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, अच्छा, एक बच्चा है ना, और वो एक्सीलेंट विजन का मेरा पुराना स्टूडेंट है। उसका एक मतलब ना छोटा सा डाउट ये था कि सर मैक्सिको ने, मतलब ये जो टैरिफ वाली बात थी वो मैक्सिको के, मतलब मैक्सिको ने अमेरिका पर लगाया है या कनाडा ने लगाया है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है
कि अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने सबसे पहले 25% का टैरिफ लगाया है किसके ऊपर? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो मैक्सिको के ऊपर और दूसरा कनाडा के ऊपर। समझ में आया? वहीं पे 10% का टैरिफ लगाया है चीन के ऊपर, ये तो लग चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पे आपको ध्यान क्या रखना है कि चीन कहां चला गया है, चीन WTO में गया शिकायत करने के लिए। वहीं पे मैक्सिको ने क्या किया है, अमेरिका के ऊपर ना 10% का टैरिफ लगाया है। और कनाडा ने क्या किया है, कनाडा ने 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक कनाडा जो है उसने सहमति नहीं दी है, या मैक्सिको मतलब लगा तो दिया इन लोगों ने, लेकिन अभी भी ये लोग ना उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। भाई अमेरिका है ना, अमेरिका के ऊपर ऐसे अचानक से आप लागू कैसे कर पाएंगे? इन्होंने तो कह दिया हम लगा रहे हैं, लेकिन और भी चीजों को देखते हुए अभी इन्होंने ना इस प्रोग्रामिंग को होल्ड कर रखा है। लगा तो दिया है लेकिन अभी होल्ड कर रखा है। तो हो सकता है कि ये मतलब लगाए ही ना, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10% मैक्सिको ने टैरिफ लगाया और 25% लगाया है कनाडा ने, ठीक है, और वहीं पे ध्यान रखिएगा चीन जो है वो WTO गया है। कहाँ गया है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गया है। तो ये विरोध में हुआ है, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये विरोध में। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका ने तो लगा दिया है, समझ में आया, और ये लोगों ने भी लगाने की घोषणा की है, लेकिन अभी भी इन लोगों ने पूरी तरह से मतलब ऐसे कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ अभी घोषणा की है, अभी तक इन्होंने मतलब वैसे लगाया नहीं, जबकि अमेरिका लगा चुका है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिका ने किसके ऊपर लगाया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बदले में किसने क्या लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। 10% मैक्सिको ने और 25% कनाडा ने, और कुछ प्रोडक्ट्स पर 10% भी कनाडा ने लगाया है। तो जब आपको 10% मिले तो मैक्सिको टिक करना है, और अगर आपको 25% मिले तो कनाडा करना है ना। कनाडा वाला थोड़ा सा अभी आपका जो है किसी प्रोडक्ट पे 10% है, किसी पे 25% है, लेकिन अभी भी अब ये समझिए कि कंफर्म नहीं किया कनाडा ने कि नहीं हम लगा रहे हैं और हम वसूलेंगे, ऐसा कंफर्म नहीं किया, सिर्फ घोषणा की है। आज के लिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, वो क्या है कि आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। 5 साल के बाद रेपो रेट घटी है, पिछले 5 साल तक घटी नहीं थी, कुछ भी घटाव बढ़ाव नहीं हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या होगा, रेपो रेट घटने से जो आपकी लोन है वो थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। समझ में आया? लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अभी ना रेपो रेट कितनी है आरबीआई के द्वारा जो घोषित की गई है। लाइक जो है, वीडियो को आपको लाइक करना है, 100 लाइक का टारगेट मैंने रखा है, आप इसे जरूर पूरा कीजिएगा, है ना। टीचर को मोटिवेशन मिलता है इससे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।